Yes, my voice is audible to everyone. Yes, sir. Okay, keep your video on during the class. तो हम लोग आज इम्पोर्टेंट एक चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो एक क्विक रिकैप भी आपको दे देते हैं, गिव यू क्विक रिकैप ऑफ द डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट वी हैव। एक तो ये हम लोग को पता है कि थीटा इज हियर हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या लिखते हो आप, सी डेल्टा टी। सिमिलरली सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एक ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स में काम आता है, यहाँ पे भी जान लो। वॉल्यूम जो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एफ टी बाई टू प्लस एफ आर बाई टू प्लस एफ वाइब्रेशनल इंटू आर। एफ इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। एंड आप जनरली हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं। जनरली आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करते हैं, अवॉइड करके चलते हैं। यस और नो? जिनका वीडियो ऑफ Yes, नहीं sir. है, आई विल नॉट अलाउइंग यू टू द क्लास। आई थिंक मनस्वी, शिवा गणेशन एंड ऑल। ठीक है, कीप योर वीडियो ऑन ड्यूरिंग द क्लास। वेदांत, आयुष सिंह। ठीक है। तो इनकी इन 2 मिनट सबका वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप लोग पता होगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। फिर आप वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग जानते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, आइसोथर्मल अगर यहाँ पे इरिवर्सिबल होगा, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर V2 V1 नहीं दिया है तो आप इस तरीके से एनआरटी के फॉर्म में इसको लिखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यू हैव व्हाट, एडियाबेटिक का वर्क डन। एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि एडियाबेटिक का वर्क डन इज अ स्टेट फंक्शन। यस और नो? एडियाबेटिक का वर्क डन क्या है, स्टेट फंक्शन। मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। और P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस वन लिखो, या एनआर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन लिखो। यस और नो? फिर ये तीन कंडीशन जो है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी गामा माइनस वन टी गामा कांस्टेंट एंड सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो ये गामा को एक्स से आप रिप्लेस कर देते हैं। फिजिक्स में भी लगता है, यहां भी लगता है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मोलर हीट कैपेसिटी को रिलेट करता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जहां पे सी एम इज इक्वल टू सीवीएम प्लस आर बाय वन माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एफिशिएंसी का, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, T2 माइनस T1 बाई T2 होता है। ये सॉल्व। चलो जी। Yes. आर का प्रभाव, व्हाट इज T2 हियर? इफ यू वांट टू नो अबाउट T2, व्हाट इज T2 हियर? The temperature of the source. टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, वेरी गुड। क्योंकि जब आप एक हीट इंजन बनाते हैं तो कार्नोट साइकिल से ये फॉर्मूला आता कहां से है, ये आता है कार्नोट साइकिल से। तो जब आप कार्नोट साइकिल बनाते हैं तो कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन। एंड यहां पे अगर हमारे पास एक हीट रिजर्वॉयर है, ठीक है, और ये हीट रिजर्वॉयर सपोज करो टेम्परेचर T2 पे मेंटेन्ड है, और यहां पे हमारे पास एक सिंक है, या इसको भी आप एक हीट रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, जो कि T1 टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। बीच में हमने एक इंजन लगा दिया है, ठीक है, जो कि यहां पे अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यहां से कुछ हीट जो है इसको मिला, जिसको हम Q2 बोल रहे हैं। इंजन ने Q2 का कुछ पोर्शन क्या कर दिया, वर्क डन करने में खर्च कर दिया, और कुछ पोर्शन जो है वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ Q1। ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन का आपका, या आप हीट इंजन का एक रॉ डायग्राम देख सकते हैं, जहां पे T2 माइनस T1 बाई T2 जो है वो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से दो तीन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बहुत ही क्लैरिटी के साथ कार्नोट साइकिल को समझा है उसके सामने निकलता है। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, लेट मी गिव यू टू टू थ्री स्टेटमेंट। फिर वापस इस स्लाइड पे हम लोग आएंगे। सपोज आई टेक अ न्यू स्लाइड एंड मैं दो तीन चीजें यहां से आपसे पूछूंगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एडवांस। T2 माइनस T1 बाई T2, सबसे पहला तो आता है कि क्या
ईटा इज इक्वल टू 1, यानी एफिशिएंसी 1 पॉसिबल है? No, sir. नो सर, ठीक है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं टीटा ये क्या नाम, एफिशिएंसी को लिखता हूं 1 - T1/T2, तो 1 - T1/T2 जो है, ये ईटा को 1 करने के लिए दो कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा कि T1 0 केल्विन हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, T2 जो होगा वो इंफिनिटी के आसपास हो जाए, T2 टेंस टू इंफिनिटी हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सोचिए इसको, कि प्रैक्टिकली क्या ये रियलाइज हो सकता है क्या? वी कैन रियलाइज दिस प्रैक्टिकली? तो आंसर है बिग नो। इट कांट बी रियलाइज्ड प्रैक्टिकली। It can't be realized practically. We cannot realize this condition practically. Why we cannot realize it practically? Because अगर आपसे कोई पूछा कि भाई तुम बहुत पैसा कमा लिए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए तुम्हारी सैलरी हो गई आईआईटी से निकलने के 5-6 साल बाद, और आपका मन हुआ कि यार अब एक ऐसी गाड़ी खरीदेंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग ना करे, जो कि चले, इंजन तो वर्क करे, द इंजन वर्क्स बट इट डज नॉट गेट हीटेड। क्या ऐसा कोई इंजन बन सकता है जो काम तो करे लेकिन हीटअप ना हो? No, sir. तो आंसर आंसर है बेटा कि कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। ईटा नॉट इक्वल टू 1, यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट, कि ऐसा कोई इंजन इमेजिन ही नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, जिसका एफिशिएंसी 100% हो जाए। क्यों? उसके लिए दो कंडीशन चाहिए, या तो T1 0 केल्विन हो जाए, मतलब इंजन बन सकता है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, क्योंकि सिंक क्या है आपका, सराउंडिंग है। इंडिया का टेम्परेचर 0 केल्विन आ गया तो इंडिया का मैकेनिकल इंजीनियर लोग तुरंत बोले कि अरे भाई, अब हम लोग जो है 100% एफिशिएंट इंजन बनाने के लिए तैयार है। यस और नो? आप एक इंजन को लेके सोचिए, थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, यहां पे सब कुछ दिखता है। तो आपका जो इंजन डिजाइन हो रहा है उसके लिए सिंक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। अरे यस और नो? Yes. तो एटमॉस्फेयर हमारा जो पूरा सराउंडिंग है, क्या उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है? तो आंसर है बिग नो, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कि क्या इंफिनिटी T2 हो सकता है क्या? क्या कोई ऐसा फ्यूल खोज लिया गया है क्या जिसका कि टेम्परेचर मान लो कि 20,000 केल्विन आ जाए कंबशन के बाद, या 10,000 केल्विन को पार कर जाए? तो अगर हो भी गया तो हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है जो कि इस टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए। इसलिए मैंने लिखा कि ये दोनों कंडीशन थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी लग रही है पेन पेपर पे लिखने में, लेकिन इट कैनॉट बी रियलाइज्ड प्रैक्टिकली। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes. तो एक तो यहां से तुमने एंट्री मार दिया, सेकंड लॉ में यहां से एंट्री मार ली है, ठीक है, कि इट इज, यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल अ परपेचुअल मोशन इंजन, अ परपेचुअल मोशन इंजन ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड, which which is 100% efficient, which is 100% efficient. What is the meaning of this line? Anyone want to give light to this statement? What is the meaning of this line? It is not possible to construct a perpetual motion engine of second kind which is 100% efficient. Have you read this line anywhere? This is second law का statement। पूछ दिया कि which of the following statement represent second law, ये दिखेगा, टिक मार के आ जाना। Have you read this line somewhere else? Yes, sir. What is the meaning of this line, Manasvi? So, I remember when we did this, तो हमें बोला था सर ने कि जो भी हमें हमारे सोर्स से हीट आ रहा होता है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुछ हीट जो है वो एज वेस्ट सिंक की तरफ जाता है। वो तो तो ठीक है, वो तो स्टेटमेंट, टू बेसिक सेकेंड लॉ को यू आर टेलिंग इन अ डिफरेंट वे, कि यस वर्क सर। कैनॉट बी, हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी 100%, ठीक है, बाय एनी रिवर्सिबल इंजन। कोई रिवर्सिबल इंजन से हम लोग वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। बट मैं इस यस सर। स्टेटमेंट का मतलब पूछ रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, इसी स्टेटमेंट में फर्स्ट लॉ में बोला जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन इंजन ऑफ फर्स्ट काइंड विच परफॉर्म्स वर्क विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी। यानी ऐसा कोई इंजन बनाया नहीं जा सकता है जो बिना कोई एनर्जी लिए हुए वर्क देना स्टार्ट कर दे। फर्स्ट काइंड बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि अगर बन गया तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वायलेट हो जाएगा।
सेकेंड काइंड बोल रहे हैं क्योंकि अगर बन गया तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और ये दोनों लॉ फंडामेंटल लॉज हैं। देयर आर नो लाइव एग्जांपल, नो लाइव प्रोसेस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दीज टू लॉज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? परपेचुअल मतलब जो लगातार काम करे। तो ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग डीएस को पढ़ते हैं, डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी, यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज डीएस? वी नो दैट इट इज एंट्रोपी। इंट्रोपी क्या है भाई? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। The state function. तो भैया अगर स्टेट फंक्शन है ये, तो पहले मुझे ये बताओ, ये डीक्यू रिवर्सिबल का क्या मतलब है? हाउ दिस डीक्यू रिवर्सिबल इज रिलेटेड हियर? Anyone wants to give any light in any language? What is dq reversible doing here? डायरेक्ट लिखते dq by t. Why we are writing dq reversible by t? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या Sir, ये because प्रोसेस, ये फॉर्मूला हम लोग इरिवर्सिबल में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? चलिए। sir, sir, in irreversible process, the process occurs in a very sudden manner, so नहीं नहीं, हम we वो cannot. पूछ ही नहीं रहे हैं। हमको पता है कि तुमको इरिवर्सिबल का मतलब पता है। मुझे एक चीज बताओ कि dq रिवर्सिबल बाय t लिखा हुआ है, तो क्या ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस में लग जाएगा? सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लग सकता है अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल की तरह ट्रीट करें, तो मतलब इनिशियल टू फाइनल जो स्टेट में हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करके उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें। मतलब ये फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए भी लग सकता है। ठीक है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हमने सुन लिया। तुम बोल रहे हो कि कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसको हम मान लेंगे कि वो रिवर्सिबली ए से बी में गया है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आया कहां से? फ्रॉम वेयर इट हैज अराइव्ड? ये चमत्कार कहां से आया? सर कार्नोट साइकिल से आया था। कार्नोट साइकिल से ड्राइव। आया था। कार्नोट साइकिल अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो एफिशिएंसी का दो फॉर्मूला आप लिखते हैं, Q1 प्लस क्यू टू बाई टू एंड T2 माइनस T1 बाई T2। इसी को आप सॉल्व करिएगा जब, तो 1 प्लस Q1 बाई Q2 आएगा, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस T1 बाई T2, और ये आ जाएगा अल्टीमेटली क्या, Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि Q बाई टी साइकिल में क्या है? 0। और चूंकि साइकिल कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है, तो Q रिवर्सिबल बाई टी 0 हो गया। इसलिए बोल दिया गया कि देखो भैया, DQ बाई रिवर्सिबल बाई जो टी था, ये क्या हो गया? एक स्टेट फंक्शन हो गया। अरे यस और नो? यस सर। मेरा सवाल ये है कि चलो ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज अ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। क्या हम यहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसी स्टेट फंक्शन को आगे चल के आप एंट्रोपी बोल देते हैं। मेरा सवाल है कि क्या हम लोग यहां पे, कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर? ये एक इरिवर्सिबल साइक्लिक मैंने हाइपोथेटिकली बना दिया, क्या हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस और नो? बताओ जी आयुष सिंह, क्या हम लोग इसको यहां लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सर नहीं लगा सकते यहाँ पे तो। नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगा सकते हैं का तो आंसर बहुत ऑब्वियस है सर, क्योंकि ये फॉर्मूला तो डिराइव हुआ है कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, तो ये तो इरिवर्सिबल साइकिल है, हम लोग इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन जिसको लगता है कि इस साइकिल में हम लोग लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, देखिए यहां पे हम लोग जब कार्नोट ने ये फॉर्मूला दिया ना, तो लोगों ने उससे भी यही सवाल पूछा कि भाई क्या तुमने तो यार कार्नोट को पूरा रिवर्सिबल 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 मान के निकाला है ये फॉर्मूला, तो क्या ये रिवर्सिबल के लिए निकाल सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं ये फॉर्मूला? उन्होंने बोला यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम लोग एक इरिवर्सिबल साइकिल को मान लेंगे कि ये इरिवर्सिबल साइकिल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकिल से बना है। क्या जी? व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अरे यस और नो? किसी भी बड़े यस। इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस को हम मान लेंगे कि ये रिवर्सिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल से बना है, एंड देयरफॉर दिस फॉर्मूला डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये यहां पे भी आपको डीएस निकाल के देगा। समझ में आ रहा है बात? वैलिड है? क्लियर है सबको बात?
यस सर। यस। अब मुझे बताओ एक और चीज यहां पे, सेकेंड लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, और इतना क्वेश्चन पूछता है जेई एडवांस में, ठीक है, लोग उसको गलती से सही करते हैं, गलती से गलत करते हैं, मतलब गलती तो हो ही जाता है, बट जिनका सही भी होता है वो गलती से होता है, इतना इतना अच्छा और ब्यूटीफुल टॉपिक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ईटा रिवर्सिबल और ईटा इरिवर्सिबल कौन ज्यादा है, किसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वर्क डन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम इज ग्रेटर इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये हमको पता है कि ये ज्यादा होने वाला है, ठीक है भाई। अगर ये ज्यादा होने वाला है तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं कि T2 - T1/T2 विल बी ग्रेटर देन, इरिवर्सिबल के लिए जनरल क्या लिख सकते हैं हम, Q1 + Q2 लिख सकते हैं, अरे यस और नो, अरे यस और यस नो। सर। यस यस। सर। अब यस। यहां से इसको तब तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा Q1/T1 + Q2/T2, ये लेस देन 0 आएगा इनइक्वालिटी से, अरे यस और नो। यस सर। यस। अरे इनइक्वालिटी मैथ्स इनइक्वालिटी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना क्या तुम लोग कंफ्यूज हो गए, यही ना है, यही ना आएगा Q1/T1 + Q2/T2 लेस देन, और इसको हम क्या मान सकते हैं, दिस इज DQ/T, या ऐसे लिख दो इसको ना, DQ इरिवर्सिबल बाय टी फॉर द साइकिल, ये क्या आ रहा है, फॉर द इरिवर्सिबल साइकिल, या साइकिल लिखने का क्या जरूरत है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, अरे यस और नो। यस सर। यस सर। इसलिए डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी को ही हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, डीक्यू इरिवर्सिबल बाय टी पूरे साइकिल के लिए 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन नहीं है, अरे यस और नो। अगर स्टेट फंक्शन होता तो पूरे साइक्लिक, अगर हम यहां पे बात किए कि ये वाला जो टर्म आया समेशन, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो डी साइकिल के लिए भी ये 0 आएगा, स्टेट फंक्शन साइकिल के लिए 0 आता है ना जी, कार्नोट साइकिल के लिए डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी 0 आया, तो डीएस को आपने स्टेट फंक्शन बोल दिया, लेकिन डीक्यू इरिवर्सिबल बाय टी ये लेस देन 0 होगा, इसको क्या बोलते हैं जी, व्हाट इज दिस इनइक्वालिटी कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्लॉशियस इनइक्वालिटी। और क्लॉसियस इनइक्वालिटी यही है, ठीक है, यही है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब देखो यहां से कितना अच्छे, यहां से तुमको क्लॉसियस इनइक्वालिटी से कैसे एंट्री मिलता है सेकंड लॉ में, और तुमको लगेगा कि यार सेकंड लॉ को कितना अच्छे से आज हम लोग जी लिए। मान लो हमारे पास कोई प्रोसेस है ए से बी, और फिर हम लोग आ रहे हैं बी से ए, ठीक है, ए से बी एंड बी से ए, मान लो ए से बी हम लोग इरिवर्सिबली गए और बी से ए रिवर्सिबली आए, ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे, ये रिवर्सिबल बोलेंगे, सर ये रिवर्स। एक भी प्रोसेस अगर 99 स्टेप है रिवर्सिबल लेकिन एक स्टेप भी रिवर्सिबल हो गया, तो ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, अरे यस और नो। अब मुझे एक यस। चीज बताना तुम लोग, ठीक है, मैं इस पूरे साइकिल पे लगा रहा हूं क्लाउसियस इनइक्वालिटी, तो पूरे साइकिल पे अगर मैं क्लाउसियस इनइक्वालिटी लगा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ना डीक्यू इरिवर्सिबल बाय टी, ठीक है, इज लेस देन 0, यस सर। अब अगर तुम ये लिख रहे हो तो ध्यान से देखना, इसको मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूं, डीक्यू इरिवर्सिबल बाय टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी प्लस dq रिवर्सिबल बाय टी इंटीग्रेशन b टू a, ठीक है, लेस देन 0 लिख सकते हैं इसको, अरे यस और नो, लिमिट चेंज करो इसका, यस। इसका लिमिट चेंज कर रहे हैं, इसको dq रिवर्सिबल बाय t लिख रहे हैं और इसका लिमिट चेंज करके a से b कर दे रहे हैं, लेस देन 0, अल्टीमेटली क्या आया, dq रिवर्सिबल बाय t फ्रॉम a टू b, ये क्या आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन dq रिवर्सिबल बाय t फ्रॉम व्हाट, a टू b। यस सर। अब आने वाला है सच्चाई से सामना होने वाला है आपका मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। आप क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ में, एक लाइन बोलते हैं आप लोग कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यस और नो। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट व्हाट, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज
व्हाट, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अरे ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस बोलते हैं। Yes, इसी sir. को बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स अपना आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अपना यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान से सुनना आप बात, ये यूनिवर्स बोलो इसको, या यूनिवर्स को क्या बोल दो तुम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्या इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि डीक्यू इरिवर्सिबल क्या हो गया जी, जीरो हो गया? अरे यस और नो? यस सर Yes, और sir. अगर ये जीरो हो गया तो कहने का मतलब डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी, ए से बी, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यही बन गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी या यूनिवर्स का, ये क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट व्हाट, यूनिवर्स का एंट्रोपी, जो कि बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, यूनिवर्स में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है। अरे यस और नो? यस तो क्लाउसियस इनइक्वालिटी कहां से शुरू किए थे? कार्नॉट से। कार्नॉट बताया डीक्यू बाई टी स्टेट फंक्शन है, क्यू बाई डीक्यू बाई टी स्टेट फंक्शन है, फिर बोला कि डीक्यू बाई टी को हम लोग इंट्रॉपी बोलेंगे, फिर बोला कि इरिवर्सिबल के लिए भी लगा सकते हैं, फिर तुम लोग आगे बढ़े, क्लाउसियस इनइक्वालिटी डीक्यू इरिवर्सिबल बाई टी लेस देन जीरो, फिर उसको तुम नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस के लिए लगाए, और क्लाउसियस इनइक्वालिटी से यह पता चल गया कि कोई भी इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो डीक्यू इरिवर्सिबल बाई टी लेस देन जीरो है, और कोई भी यूनिवर्स में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो यूनिवर्स का एंट्रोपी उसके लिए उससे बढ़ेगा। अरे यस और नो? और ये बन गया कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। अरे यस और नो? यस Sir. Yes. तो ये इस तरीके से सेकेंड लॉ को दिमाग में रखिएगा कि कैसे ये सेकेंड लॉ आया है। बाकी स्टेटमेंट तो आपको 75 मैंने बता दिया बातों बातों में, ठीक है। हमने स्टार्ट किया एफिशिएंसी से, 100% नहीं हो सकता है। हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। फिर हमने बात किया, क्या नाम है, आपका इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, या आप बोल दे आइसोलेटेड सिस्टम का इंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। फिर आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ पे आ गए। तो ये सब सेकेंड लॉ का ही स्टेटमेंट है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, एन अवस्थी में बोलता है कि रेफ्रिजरेटर अगर खोलेंगे, रेफ्रिजरेटर का डोर अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? एक क्लोज्ड रूम है, और क्लोज्ड रूम में एक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, और उसका डोर ओपन हो गया, तो बोला कि रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सेम तो नहीं रह सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, यस और नो? बड़ा फेमस क्वेश्चन है नरेंद्र अवस्थी का। जी सर। क्या आंसर है जी? रूम का टेम्परेचर भरे हुए। क्यों बढ़ेगा? व्हाट इज द लॉजिक? आंसर तो सही है। अब हम लोग नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर अब पता है, लेकिन क्या लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक? खत्म। आफ्टर सम टाइम जो रूम का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, मतलब जैसे हमने फ्रिज खोला तो जो लाइक, कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो तुम बोल रही हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मतलब ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, जो वॉल्यूम तो आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं, हमको समझना है कि भैया हम बचपन में रेफ्रिजरेटर खरीदे थे, हम लोग रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के जाते थे, हमको लगता था कि ठंडा हो रहा है, बट एक्चुअली अगर क्लोज्ड रूम है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हवा और तुम जो निकल रहा है। बता रही हो दैट लॉजिक इज नॉट, पल्ले नहीं पड़ रहा है। यस। फ्रिज का जो पिछला जगह पीछे से तो हीट निकल रहा है ना, दोनों का तो टेम्परेचर भी बैलेंस होता पीछे से हीट निकल रहा है, तो है। उससे क्या हो गया भाई? अंदर, और फ्रिज खोले तो ठंडा हवा भी तो निकल रहा है। अच्छा अबे तुम लोग इंजीनियर बनने वाले हो, आईआईटी एनआईटी में जाने वाले हो, तो एक्सप्लेनेशन ऐसा दो कि जो कि एक तो मास क्राउड को समझ में आए, मास क्राउड रिलेट कर पाए, ठीक है। और आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स समझे ही नहीं, दिक्कत यही है। और थर्मोडायनेमिक्स इज द फेवरेट टॉपिक फॉर जेई एडवांस। एक एक साल में 6-6 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के थर्मोडायनेमिक्स से पूछता है, ठीक है। जेई एडवांस में अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के चला जाए ना, 30 नंबर स्कोर करके आएगा केमिस्ट्री में, मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के 30 नंबर स्कोर करेगा। इतना फेवरेट चैप्टर है। देखिए रेफ्रिजरेटर या एसी जो आपके रूम में लगा हुआ है, ये बेसिकली क्या है? रेफ्रिजरेटर है क्या? एसी है क्या? ये रिवर्स हीट इंजन है। इट इज बेसिकली व्हाट?
रिवर्स हीट इंजन ये कर क्या रहा है, जो चीज ऑलरेडी ठंडा है उसको और ठंडा कर रहा है। और ये अपने आप तो नहीं होगा, आप फ्रिज में एप्पल रख रहे हैं, एप्पल क्या हो रहा है, और ठंडा हो जा रहा है। तो ये अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जी? Non-spontaneous. इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, 100% इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये 100% नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अरे गर्म कप का चाय जो है वो रूम में रख दोगे ठंडा हो जाएगा, लेकिन क्या एक हम नॉर्मल कप ऑफ टी ले आए जिसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये अपने आप गर्म हो जाएगा रूम में रखने पे? नहीं होगा। दोनों में तो फर्स्ट लॉ वैलिड है जी, हीट लॉस हीट गेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों में वैलिड है। तो एक जगह हो रहा है, एक जगह क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एक जगह तुम तुरंत बोलोगे सर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हॉट से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट कोल्ड टू हॉट जब ये हो रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अरे यस और नो? यस। यस। रिवर्स हीट इंजन में क्या है, ये हॉट बॉडी है, ये तुम्हारा एप्पल है जो कि कोल्ड है। अब तुम चाह रहे हो कि मेरा एप्पल और ठंडा हो, तुम चाह रहे हो कि हीट ऐसे फ्लो करे, तो ये अपने आप तो करेगा नहीं। तुम इसमें क्या करोगे, वर्क परफॉर्म करोगे। ठीक है, और ये वर्क कहां से आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक वर्क आ रहा होगा। तुम इसको लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी अपना जलवा दिखाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा फ्रिज कनेक्ट होगा, और फिर एप्पल को और ठंडा कर देगा, या तुम्हारे रूम में जहां तुम बैठे हो उसको और ठंडा कर देगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक और ये Q1 मिलके क्या बना देगा, Q2 बना देगा। अरे यस और नो? यस इसीलिए अपना रूम, अब गर्मी आ गया है, रूम खोलोगे, रूम खोल लोगे, एसी चल रहा है, रूम खोल दोगे, देखोगे कि अब फिर छत छत पे चले जाना जहां कंबशन लगा हुआ है एसी का, देखना कंबशन का जो वर्किंग होता है वो और तेज हो जाता है, क्योंकि रूम को अब ठंडा करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है एसी। यस और नो? यस अरे यस और नो? यस सर। तो यस। जब तुम फ्रिज का दरवाजा खोल दिए, तो फ्रिज का दरवाजा खोल देने पे अब फ्रिज के लिए एप्पल को ठंडा करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि यार हम एप्पल को ठंडा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ये वाला पार्ट बढ़ जा रहा है। अरे यस और नो? और ये अगर बढ़ेगा बाबू, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना सराउंडिंग में, जो आपका फ्रिज का कंप्रेसर है उसके थ्रू। अरे यस और नो? जी। इसलिए आफ्टर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। समझ में आ रहा है बात सबको? Yes, sir. यस यस। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, दिस इज आई थिंक आप लोगों को पता नहीं था, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा। चलिए बाकी सब तो आप लोगों को पता है, फॉर्मूला तो आपका टीचर लोग बता ही दिया होगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो एफिशिएंसी वाला तो ये वाला हो गया आपका। डेल्टा एस रिवर्सिबल हीटिंग कूलिंग के लिए आप ये वाला फॉर्मूला, NCM ln TF बाई TI, TF है फाइनल टेम्परेचर है, TI इनिशियल टेम्परेचर है। रियल गैस जनरली आपका है तो वहां पे भी ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आइसोबेरिक कंडीशन में लगेगा। इसके बाद आइसोकोरिक कंडीशन में NCV, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, बस फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट पे निकालना है, तो आप इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉरी इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्यूजन वाला इस तरह से निकाल सकते हैं। आइडियल गैस एनी प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, मतलब P1 V1 T1 से अगर ये P2 V2 T2 में जा रहा है, वहां पे एंट्रोपी चेंज हर किताब में दिया हुआ है, या तो ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों सही है, जैसा डेटा है वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल तो ये खैर हमको पता ही है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपका ये वाला इक्वेशन जो आता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ठीक है, या थर्ड लॉ एंट्रोपी निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का, क्योंकि हमको डाटम पता है। डाटम क्या है, 0 केल्विन पे जीरो होगा एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, यही है ना? अरे यस और नो? सर। तो Yes, sir. डाटम आपको पता है, रेफरेंस आपको पता है, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थर्ड लॉ एंट्रोपी निकाल सकते हैं, जो कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी में नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां कोई रेफरेंस नहीं मालूम है हम लोग को, इसलिए चेंज निकालते हैं खाली। यस और नो?
अब देखो आगे बढ़िए। यस सर। केमिकल रिएक्शन में ये सब तो खैर पता ही होगा। टेम्परेचर के साथ जो इसका वेरिएशन है, ये वाला इक्वेशन, ये सब पे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा ST1 प्लस डेल्टा CP रिएक्शन LN T2/T1 बोल दो। ठीक है, प्रेशर के साथ भी इसका वेरिएशन हो सकता है डेल्टा S का। तो डेल्टा SP2 डेल्टा SP1 और आपका डेल्टा NG/P1/P2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो खैर किरचॉफ्स लॉ है, जहां पे आपको डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा CP ऑफ द रिएक्शन DT, इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, और बाकी ये सब तो इक्वेशन आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। इसमें भी आपको आपको अलग अलग केसेस में क्या है, अगर DG इज इक्वल टू VdP लिख रहे हैं, मतलब ये कब वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब आइडियल गैस के लिए लिखिएगा तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा रिलेशन, ये रिलेशन आएगा। नॉर्मल सॉलिड लिक्विड के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, V डेल्टा P डायरेक्ट यूज कीजिए। ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम ही है। ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln थीटा, नहीं K लिख देते हैं, K मतलब नहीं Q, ln Q लिख देते हैं, थीटा यहाँ रिएक्शन कोशेंट है। तो ये सब आपको फॉर्मूला पता है। इसके अलावा आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट ऑफ इक्वेशन शायद बोलते हैं ना जी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, वेंट ऑफ इक्वेशन, विच रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस और नो? यस सर। तो ये आपका मैंने एक स्लाइड आपको ये दे दिया है, रिवीजन दे दिया है। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस नाउ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करिए। हमेशा लास्ट का क्वेश्चन छूट जाता है, हम लोग लास्ट से स्टार्ट करें। चलो जी, एनी आंसर्स? सर 8। सर 8 आ 8। रहा है? 8 8। और किसी का आंसर? सर 8। 8 ही आ रहा है। इफ T max is x by r, ठीक है, देन फाइंड टिल x इन द OMR शीट। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस एज शोन, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इन केल्विन।
तो अगर यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर ले, तो हमारे पास सी से डी बोल रहा है आइसोथर्मल है। सी से डी क्या है? आइसोथर्मल है। डी से ए, डी से ए कैसा प्रोसेस है? आइसोबेरिक प्रोसेस है। ठीक है यार। तो अब अगर यहां पे हम लोग देखें कि डी से ए में आपका प्रोसेस आइसोबेरिक है, तो टीए और टीडी में कौन बड़ा होगा जी? कह सकते हैं ना कि टीए और टीडी में, अगर हम लोग डी से ए जा रहे हैं, तो टीए और टीडी में कौन बड़ा होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा जी? कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो टीए ग्रेटर देन टीडी होगा। अरे यस और नो? क्लियर है बात ये वाला? अरे यस और नो? जिनका नहीं बना है उनसे पूछ रहे हैं। यस। अब आ जाओ बीसी प्रोसेस पे। ठीक है, तो अगर हम बी से सी चले, ठीक है, तो बी से सी में फॉर बीसी प्रोसेस अगर हम चले, तो फॉर बीसी प्रोसेस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका पीवी का प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, पीवी डिक्रीज कर रहा है, और पीवी डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर सा बात है कि टी भी डिक्रीज करेगा। अरे यस और नो? पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी से। यस। अरे यस यस और नो? यस। अब आते हैं ए बी। तो अगर आप ए बी पे आते हैं, तो ए बी में ए बी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली, और कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, ये के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ये कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो आप ए बी का क्या करो, इक्वेशन लिख दो। ए बी का इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए पे क्या है? प्रेशर है आपका 1। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो 6,1 है ये। और बी क्या है? 2,3 है। 2,3 है। तो अगर सर 2 पॉइंट, हाँ टू बोलो। पी प्लस 2p+v इज इक्वल टू 8, इक्वेशन ऑफ ए अच्छा, बी। निकाल दिया है तुम? हाँ। अ, ठीक है, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं। आरटी के टर्म्स में फाइनली किया होगा ना? आरटी के टर्म्स में बताओ ना क्या लिखा है। मतलब पी और वी एक के मिनट, बीच में ठीक है ठीक है, स्ट्रेट। तुम लिख लियो, ठीक है, तुम्हारा तरीका सही है, आंसर सही है तुम्हारा। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से लिख रहा हूं, ताकि मैं पी को फिर आरटी के फॉर्म में कर दूं। तो p-1 हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? 3-1, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2-6, और यहां क्या आ जाएगा? v-6। तो अल्टीमेटली ये आ गया p-1, और यहां आ गया -v अपॉन -v, 3 आ गया 2/3। तो ये आ जाएगा v/2 प्लस क्या? 3। तो तुम्हारा जो इक्वेशन आ रहा होगा पीवी के टर्म्स में, यही आ रहा है ना? v p इज इक्वल टू -v/2 + 4। यस सर। अरे यही आ रहा है। यस सर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर पूछा है हमसे मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, तो हम पीवी को आरटी से रिप्लेस कर रहे हैं 1 मोल गैस के लिए। तो आरटी हो गया, और ये आपका क्या नाम है, पी को अगर हम लोग बात करें, पीवी को अगर हम लोग बात करते हैं, तो पीवी को हम लोग आरटी लिख सकते हैं। टी को यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू आर टी है ना? तो पीवी इज इक्वल टू आर टी आ गया, तो टी क्या आ गया? टी आ गया आपका, 1 मिनट। तो यहाँ पे रिप्लेस कैसे करेंगे जी हम लोग? सर वी को पी से रिप्लेस कर देंगे ना, पी वी इक्वल टू आर टी में, और फिर मैक्सिमम मिनिमम लगा देंगे। हाँ वही कर रहे हैं, तो टी को क्या लिख देंगे? pv/r बोल रहे हो क्या? टी को लिख देंगे p × 8 - 2p सॉरी बाई सॉरी, आर। हमको लग रहा है कि v को लिख देंगे हम लोग RT/v। पी को लिख देते हैं RT/v, है ना? हाँ। पी को लिख देते हैं RT/v। तो RT/v लिखेंगे तो ये इक्वेशन में क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन में आ जाएगा तुम्हारा RT/v, और अल्टीमेटली v को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा -v² बाय क्या? 2 + 4v, यही आएगा ना? अब यस। डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो r/dt/dv कर दीजिएगा। ठीक है, और r/dt/dv एक साइड हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा?
2v आ गया, तो 2v के बाद इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा ये, इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, -v+4 आ रहा है ना जी ये। अरे यस और नो? तो यस अल्टीमेटली सर। वॉल्यूम कितना आ रहा है जिसपे कि टेम्परेचर मैक्सिमम है, 4 लीटर। यस सर। और फिर यहाँ पे पुट कर दो आप, पीवी इज इक्वल टू आर टी में इसको पुट कर दो, तो टी मैक्स आपका निकल जाएगा। टी मैक्स आपका यहाँ पे आप पुट करोगे वी को 4 लीटर, तो आपका टी मैक्स निकल जाएगा। तो टी मैक्स जो आएगा वो 8/R आ रहा है, सही आ रहा है, 8 आंसर सही है यहाँ। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस। चलो ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हमने लिया, थोड़ा टॉपिक अलग करते हैं हम लोग। एक ये वाला क्वेश्चन बनाइए, आसान है, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा फास्ट सॉल्व करिएगा क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, तो ट्राई टू सॉल्व फास्ट। 0.5 mole each of the two ideal gases A and B are taken in a container and expanded reversibly and adiabatically from 1 liter to 4 liter. Okay. Starting from initial temperature T is equal to 300 Kelvin. Find delta H for the process. हो गया, डन है? किसी का आंसर है? सर 900। कितना आ रहा है? 9? सर 900। 900 कैसे सॉल्व किया हो भाई इसको? सर वो मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया है तो उसके लिए तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, तो हमें पहले वो गामा मिक्स फाइंड करना पड़ेगा, सीपी मिक्स एंड सीवी मिक्स, और उसके बाद वो डेल एच लगा दिया उसके लिए। अच्छा, एन गामा टोटल मिक्सचर इंटू। निकाल लिए तुम, सीपी मिक्सचर सीवी मिक्सचर निकाल के, है ना? अच्छा, हाँ। और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ। फाइनल टेम्परेचर क्या है बाबू यहाँ पे? 150 केल्विन। कैसे निकाले, वही तो पूछ रहे हैं। ओके, सो सीवी मिक्सचर तो वो N1 ठीक CV1 है यार, प्लस वो तो N2 फॉर्मूला CV2 सबको वो। पता है, फॉर्मूला छोड़ो उसको। हम फाइनली यही पूछ रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाले। तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोला है तो T/V⁻ गामा-1 लगा दिया, अच्छा, टीवी वो टू दी वाला। पावर गामा -1 लगा दिए। अच्छा ठीक है, एक तो ये तरीका जो तुम बोले हो, एक ये तरीका है,
या तुम ये बोल सकते हो कि चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो du इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी डीवी होगा। अरे यस और नो, सिस्टम का जो du होगा वो माइनस पी डीवी होगा। अरे यस और नो, यस सर। वर्क डन जो है इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब यहाँ यहीं से आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो वी कैन सॉल्व दिस फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो, ठीक है। एक मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ ताकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए हम लोग को। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वाला रिलेशन जैसे ही हमने लिखा तो N1 CV1 dt पहले गैस के लिए, दूसरे गैस के लिए जो उसका इंटरनल एनर्जी होगा N2 CV2 dt लिख दो आप। इसको बेटा किससे इक्वेट कर दोगे आप, N1 RT प्लस N2 RT, यानी कि ये बेसिकली PdV, ये क्या है PdV है। और P को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, NRT NRT/V से। अरे यस और नो लिख सकते हैं ना ऐसे। यस सर। पीडीवी था तो पीडीवी दोनों गैस के लिए N1 RT/V लिख दिए N2 RT/V। अब यहां से तुम देखोगे तो तुम्हारा dt/T क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तुम्हारा आ जाएगा ओवरऑल माइनस R/CV dV/V। CV मतलब ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो, और यस सर। ओवरऑल कितना आ रहा है जी, R/CV कितना होता है, R/CV, R/CV को कितना लेते हो जी, गामा-1 ही लेते हो ना, क्योंकि CV क्या होता है, R/गामा-1 होता है। तो R/CV क्या हो जाएगा, गामा-1 हो जाएगा। अरे यस और नो, यस सर। यानी माइनस लगा हुआ है अगर, तो ये आ गया गामा-1 इंटू dV/V। गामा कितना आ रहा था जी आयुष, गामा मिक्सचर कितना निकाले हो, हाफ निकला है, थ्री थ्री बाई बाई टू टू थ्री निकला बाई है। टू थ्री हाँ बाई टू 3/2 निकला होगा, सही है। तो गामा मिक्सचर पुट किए तो ये आ गया 1/2 dV/V। सही है, तुम्हारा आंसर हमको लगता है सही है गामा मिक्सचर से। और फाइनली यहाँ पे इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो भी करिएगा तो आपका अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन जो है T1 V1 गामा-1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा-1, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं और यहां से आपका फाइनल, फाइनल दिया है इनिशियल दिया है, पहले कौन सा टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल। इनिशियल एक्सपेंशन हो इनिशियल। रहा है तो फाइनल घट ही जाएगा, तो T1 कितना निकल जाएगा, 150 निकल जाएगा, ठीक है। तो सही की हो, आंसर सही है। और उसके बाद डेल्टा H दोनों गैस पे इंडिविजुअल आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो NCP∆T हो जाएगा, तो दोनों गैस के लिए निकाल दो, दोनों गैस का हाफ हाफ मोल है। और CP कितना हो जाएगा 3/2 प्लस R, और दूसरे वाले गैस के भी लिख दो हाफ 5/2 R+R। और ΔT दोनों के लिए कॉमन है, तो ΔT कितना आ जाएगा, -150 आ जाएगा। इसको सॉल्व आप करोगे, कैलोरी में निकालना है तो R को 2 ले लेना, तो इसको सॉल्व करने पे -900 कैलोरी आंसर आएगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, यस। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो, क्वेश्चन नंबर 16।
चलो जी आंसर आ गया है, एनीवन? 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग। यस, एनीवन विद द आंसर्स? सर ए एंड सी आ रहा है। ए एंड सी आ रहा है, और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? चलो देखते हैं, आई थिंक एनफ टाइम आपको मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस? कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? अच्छा, आइसोबेरिक एंड आइसो इंट्रोपिक। आइसो इंट्रोपिक किसको बोलते हैं जी? एडियाबेटिक को बोलते हैं ना। इंट्रोपिक कांस्टेंट रहता है किसमें? एडियाबेटिक में ना जी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हाँ, रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसो इंट्रोपिक बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। तो आइसोबेरिक और एडियाबेटिक में नेगेटिव इंथैल्पी चेंज अगर है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं चेक करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं चेक। हम लोग को पता क्या है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए तो यही देख लेते हैं कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन जीरो होना चाहिए तो जाहिर सा बात है कि आपको बोल दिया है कि डेल्टा एच कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो नेगेटिव इंथैल्पी चेंज है भैया, तो ये नेगेटिव है। ये वाला पार्ट क्या है? ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये पार्ट हमारा नेगेटिव हो गया है। अब हमको देखना है कि क्या ये पार्ट भी नेगेटिव है। तो क्या जवाब दोगे जी? इज इट नेगेटिव और नॉट नेगेटिव? जीरो एक्चुअली बिकॉज इट्स जीरो आइसोमेरिक होगा प्रोसेस। इंटरफेस सुन लो सेम। बात को, सुन लो बात को। अब यहीं पे देखो, यहीं पे कंफ्यूजन आता है ना। डेल्टा एस का वैल्यू तो क्या है? जीरो है एडियाबेटिक के लिए, लेकिन मेरा ओवरऑल डेल्टा जीटीपी क्या है? लेस देन ही जीरो होगा ना। अरे यस और नो? यस। यस सर। यस। तो एडियाबेटिक में तो चलो सही है, स्पॉन्टेनियस है। आइसोबेरिक में, आइसोबेरिक में, आइसोबेरिक में क्या होगा? एडियाबेटिक में तो हो गया है, आइसोबेरिक में क्या हमारा डेल्टा एस तो जीरो नहीं है वहां पे। तो वहां पे जो माइनस टी डेल्टा एस वाला टर्म है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लोग? एडियाबेटिक में तो ठीक है, आपने बोल दिया कि डेल्टा एच जीरो मान लिए, तो डेल्टा एच नेगेटिव पहले ही दिया हुआ है सर, तो डेल्टा जीटीपी नेगेटिव हो गया। आइसोबेरिक में कैसे करेंगे? आइसोबेरिक की अगर बात करें तो आइसोबेरिक में डेल्टा एच ये तो नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस का टर्म, ये पूरा टर्म कैसे नेगेटिव मान सकते हैं हम लोग आइसोबेरिक में? जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, उसमें लाइक हम ln ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल यूज कर रहे होंगे।
तो बिकॉज नेगेटिव एंथैल्पी चेंज है तो टी फाइनल तो लेस देन होगा टी इनिशियल से, तो ln ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल भी तो वेरी मतलब गुड। नेगेटिव नहीं होगा। हाँ यही, कि तुमको पता तो है ही आइसोबेरिक में हम लोग NCP ln T2/T1 यानी टी फाइनल बाई T1 यूज करते हैं। और चूंकि यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपका एंट्रोपी जो टी डेल्टा एस वाला टर्म है वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यस और नो, इंट्रोपी तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, तो इंट्रोपी यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि मेरा ये टर्म अब कंफर्म हो गया कि नेगेटिव है। अब यहां से हमको एक चीज समझ में भी आया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और तुमको दिख रहा है कि डेल्टा एच अगर कांस्टेंट इंट्रोपी और कांस्टेंट प्रेशर पे लेस देन 0 है तो 100% प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रहा है बात? यानी इफ द इंथैल्पी चेंज इज लेस देन 0 at constant entropy या at constant pressure, 100% the process will be spontaneous। क्लियर है बात? यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया ये बात? यस सर। बस उसको मैंने स्टेटमेंट बेस में लिख दिया कि स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकता है, इफ द इंथैल्पी चेंज इज लेस देन 0 एट कांस्टेंट एस, स्पॉन्टेनियस है। इफ द इंथैल्पी चेंज इज लेस देन 0 एट कांस्टेंट पी, स्पॉन्टेनियस है। आगे बढ़िए, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस विथ नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू 0 हो जाता है, ठीक है ना, हम लोग को पता है। आइसोथर्मल में डीयू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे में देखो एक चीज तो ये मान के चलना है, नहीं तो फिर कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगा कि मेरा सिस्टम में क्या है। एक चीज यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि सिस्टम में है क्या, सिस्टम में सॉलिड लिक्विड नहीं मान के चलना है, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए आइसोथर्मल भी रहेगा अगर, तो डीयू 0 नहीं होगा। क्लियर है बात? तो डीयू यस। में यस 0 लिख रहा हूं तो आइडियल गैस के लिए लिख रहा हूं आइसोथर्मल में। ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई। अब बोल रहा है कि अगर तुमने डीयू 0 कर दिया, ठीक है, आइसोकोरिक में भी आपका ये आ गया, तो क्या बोलेंगे आप, बी ऑप्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आइसोथर्मल है तो डीएच भी 0 हो गया, तो डीजी क्या आ गया, डीजी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आ गया माइनस टी डेल्टा एस। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है ना? टी डेल्टा एस आ गया, तो एक चीज अब यहां पे ये आ गया कि यहां पे तो यार अगर हम लोग बात करें तो टीडीएस पे क्या कमेंट करेंगे आप लोग, व्हाट यू विल कमेंट ऑन टीडीएस? कि अगर स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मानना है, तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं ना, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन तो चेक हो गया, बाकी दो दो ऑप्शन भी ये कर लेते हैं। एक मिनट, पेज को क्लियर कर लिया जाए, क्लटर्ड चीज में ना समझ में नहीं आता। सिस्टम यहाँ लेकिन मेंशन तो किया नहीं है, फिर भी चलो। ये तो आ गया है, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस विद नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज। आइसोथर्मल में नेगेटिव एनर्जी चेंज अगर बोल रहा है जी, तो जाहिर सा बात है कि सिस्टम में आइडियल गैस नहीं है कि नहीं? अरे यस और नो? आप स्टेटमेंट 2 पढ़िए, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल है विथ नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज, तो क्या ये आइडियल गैस हो सकता है सिस्टम में? मेरा नहीं हो सकता है। अरे यस और नो? यस। तो हम आइडियल गैस तो नहीं मान सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट 2 से पता चल रहा है, जनरल चेक करने के लिए बोला है।
तो इसमें जो है बेसिकली आपका जो कंडीशन लग रहा है ना, वो कंडीशन किस तरीके से इसमें आप यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है ये क्वेश्चन में, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है यार ये क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि आप लोग एक टर्म नहीं पढ़े होंगे आई थिंक, और है भी नहीं सिलेबस में। तो ये ऑप्शन पर्टिकुलरली उसी से बन रहा है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम लोग बोलते हैं। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी को आप लोग क्या लिखते हैं, डीजी इज इक्वल टू डी एच माइनस क्या नाम है, टीडीएस लिखते हैं ना जी, अरे यस और नो। इसको यस गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। एक और एनर्जी होता है, इसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं, डीए बोलते हैं, डीए। डीए होता है डी यू माइनस टीडीएस, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है उसी से रिलेट कर दिया है। और एक्चुअली हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से भी स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन दिया जाता है कि अगर डीए कांस्टेंट वी एंड टी पे लेस देन जीरो है, ठीक है, तो आपका प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू माइनस टी डी एस एट कॉन्स्टेंट वी एंड टी इज लेस देन जीरो। तो जाहिर सा बात है कि अब ये वाला बात आ गया कि डी यू नेगेटिव है, तो भाई टेम्परेचर फाइनल बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें कि नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज अगर है, तो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो ये हो सकता है, अरे यस और नो। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए कि आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पढ़ना नहीं है, तो इसे भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे आइए, अ प्रोसेस विद कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, वैसे ये आंसर होगा भी नहीं, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, इसमें एक दो कंडीशन और आएगा। इसको फिलहाल के लिए आप नॉन स्पॉन्टेनियस रखिए, क्योंकि ये गिब्स फ्री एनर्जी से तो मुझे नहीं लगता है कि डिसाइड होने वाला है। ठीक है, इट विल नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय गिब्स फ्री एनर्जी अलोन। सी बोल रहा है प्रोसेस इन विच कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड आइसोथर्मल विथ एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो अगर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी है तो डी यू जीरो हो गया, ठीक है, और कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी में डी यू जीरो है, एंड आइसोथर्मल भी बोल दिया है, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है विथ एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इन दैट केस क्या लगता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? सी में क्या लग रहा है जी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा सी में, कैसे होगा भाई? सर अगर हम डीजी को लिखते हैं कि डेल एच माइनस टी डेल एस, और डेल एच को लिखते हैं कि डेल यू प्लस डेल ऑफ पीबी, सो वो तो डेल यू तो जीरो दिया हुआ है, और आइसोथर्मल है, सो डेल पीवी मतलब एन आर डेल टी, सो एन आर डेल टी विल बी जीरो, सो वी कैन राइट डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस, and increase in entropy, so del S is also positive, T is positive, and minus, there's a minus sign before, so del G will be less than 0. एडियाबेटिक प्रोसेस, ये वाला स्टेटमेंट को भी वो चेक कर लेते हैं यार। एडियाबेटिक प्रोसेस विद कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिंग। एडियाबेटिक प्रोसेस विद कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहा है, टीडीएस बढ़ रहा है, ठीक है, तो टीडीएस क्या होगा, डीक्यू टीडीएस होता है ना, तो ये डीक्यू से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो टीएस ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। फोर्थ वाला भी तो स्पॉन्टेनियस होगा जी, यस और नो?
अरे फोर्थ वाला स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? Adiabatic process with constant volume condition and entropy of the system increasing। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका TDS का वैल्यू है ये DQ से बड़ा हो रहा है। अरे यस और नो? और एडियाबेटिक के लिए आप अगर बात करेंगे तो एडियाबेटिक अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे चल रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस विद कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यार ये तो कंडीशन वही हो गया ना कि सिस्टम जो है एडियाबेटिक सिस्टम है, यानी कि आपका उसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है। ठीक है, डीएस ग्रेटर देन 0 है, तो 100% ये टोटल एंट्रोपी ही होगा ना, क्योंकि आपका आइसोलेटेड सिस्टम इट इज नाउ बिकमिंग लाइक व्हाट, अ यूनिवर्स। अरे यस और नो? यस एडियाबेटिक सर। प्रोसेस विद कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन क्या हो गया, और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो एकदम साफ है संकेत कि ये यूनिवर्स की बात कर रहा है। अरे यस और नो? यस सर। तो डी तो होगा। यस। मुझे बस सी को चेक करना है, थोड़ा सी के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। प्रोसेस विद कांस्टेंट, ए और डी तो आ गया है, इसका ए और डी तो सिंपल है। और प्रोसेस विद कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, सिस्टम दिया नहीं है ना, बहुत सारा दिमाग में यहाँ ख्याल आ रहा है। ए और डी तो आ गया है। प्रोसेस विद कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, तो डी यू 0 हो गया। एंड आइसोथर्मल विद एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है। ठीक है, एंड आइसोथर्मल भी है, तो DH 0 आ गया। तो DG का वैल्यू क्या आएगा? -TDS आएगा। हम्म। तो जो आपने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बताया था, क्या हम उससे स्पॉन्टेनिटी प्रूव नहीं कर सकते इसी वाले ऑप्शन की? किससे? जो आपने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोला था, जो दूसरा वाला फ्री एनर्जी बोला। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसमें मतलब अभी उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ही सही नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, तो अलग, इसलिए हम बी ऑप्शन को टच नहीं किए। लेकिन सी ऑप्शन कैन बी टच्ड। अब इसमें लिख तो रहा है कि अ प्रोसेस विद कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, तो DU तो 0 हो गया। आइसोथर्मल है तो DH तो खैर 0 ही है। विद एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो DS सिस्टम, तो DGT दिख रहा है कि मतलब आंसर इसका ए और डी दिया हुआ है। बी पे तो डिस्कशन ही नहीं करना है, ACD में ए और डी दिया है। सी भी मुझे लग रहा है कि ये तो यार हो जाना चाहिए स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये दिया क्यों नहीं है आंसर, ये समझ में नहीं आ रहा। वही मैं सोच रहा हूँ कि प्रोसेस विद कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड आइसोथर्मल विद एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एक तो ये भी इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं, T डेल्टा एस टोटल, एक तो ये भी इक्वेशन है। तो सिस्टम ग्रेटर देन 0 है, टोटल भी ग्रेटर देन 0 को जरूरी नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे TDS जो हम लगा रहे हैं, देखो यार यहाँ पे मैंने वही बोला ना कि एक ही चीज से ये सही, ये स्टेटमेंट गलत प्रूव हो सकता है। एक ही चीज है जो कि ऑप्शन सी को गलत प्रूव कर सकता है, और वो है कि सिस्टम में आइडियल गैस ना हो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर सिस्टम में आइडियल गैस नहीं है तो भले आपका DU 0 हो जाए, DU 0 हो गया मान लिए, आपका DS सिस्टम भी ग्रेटर देन 0 हो गया मान लिए, लेकिन DU 0 हो गया तो DH भी 0 होगा, ये नहीं बोल सकते अगर सिस्टम आइडियल गैस नहीं है तो। समझ में आया बात सबको? और यहां पे सी नहीं दिया है तो इसका एक ही कारण है
कि आप सिस्टम को आइडियल गैस मत मानिए, तभी डी सही हो पाएगा, सी नहीं हो पाएगा। अगर सिस्टम में आइडियल गैस होता तो सी भी ऑप्शन में चला जाता। क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब यहां पे डोंट अज्यूम सिस्टम एज आइडियल गैस, अपने से नहीं अज्यूम करिएगा। आईआईटी में तो एकदम मत करिएगा। आईआईटी एकदम क्लियर कट बोलेगा कि सिस्टम में ये है। अगर आइडियल गैस लिखा तभी आइडियल गैस मानिएगा, अगर नहीं लिखता है तो फिर हमारे लिए वो जनरल सिस्टम है। रियल गैस, आइडियल गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से सिर्फ अगर यहां पे आइडियल गैस होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज लिक्विड सॉलिड के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली होगा ये नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर एडी जो है वही होगा। क्लियर है बात सबको? यस सर। चलो ठीक है। हम्म, चलो एक आसान क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, सिंगल करेक्ट है। ये तो आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी बनाओ। आ गया आंसर? व्हाट इज द आंसर शिवा? 1 minute, sir. यस, व्हाट इज द आंसर? एनीवन हैविंग द आंसर? Definite amount of ideal gas undergoes a change of state in which heat exchange is equal to work done. Q W के बराबर है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। Q का वैल्यू W है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लॉ से कि डेल्टा U विल बी इक्वल टू 2Q। तो और ए डेल्टा U को अगर क्यू तुम, आर क्या हाल है? ए ऑप्शन ए देख लेते हैं। डेल्टा U को लिख दिए NCV डेल्टा T, ठीक है, और इसको लिख दिए 2Q को क्या, NCM डेल्टा T। तो अल्टीमेटली ये डेल्टा टी कट गया, एन एन कट गया, तो सीएम का वैल्यू क्या आ गया, CV/2 आ गया। ठीक है, और सीवी क्या है, R/γ-1 है। तो गामा कितना होगा, 1.5 माइनस 1, 1/2। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, आर। इतना घटिया क्वेश्चन गलती करोगे यार? बच्चा इंटू टू भी तो था। कर तो दिए इंटू 2, नहीं किए अगर क्या? मैं वर्क को पॉलीटॉपिक प्रोसेस से लिखूं पीरियडिक वो एन एन आर को, डेल्टा टी एन तो अपॉन कट एन ही गया। माइनस वन। क्या बोल रही हो? मतलब मैं तो ऐसे लिखा था कि सीवी इक्वल्स टू मतलब वो एन अभी सी तो वी वही डेल्टा किए टी। हैं। देखो तो कैलकुलेशन ठीक से। Q प्लस डब्ल्यू, 2Q को, टू नंबर ऑफ मोल्स तो कट ही गया, तो अल्टीमेटली CV इज इक्वल टू 2CM बचा। सीवी इक्वल्स टू टू आर अपॉन एन माइनस वन आ रहा था मेरा। अरे देखो तो यही तो है, एन तो कट गया, बचा क्या, CM, और यहां बचा CV, और ये है 2, एडजस्ट टू करके यही ना आएगा। आप सीएम को सीवी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन नहीं लिखोगे? वो पॉलीट्रोपिक के लिए ना है। और पॉलीट्रोपिक में तुमको कहां पता है कि एक्स का वैल्यू क्या है, पता है? अच्छा ओके ठीक है। एक्स कहां पता है तुमको? तो वो तो यहां से उसके लिए तो ये कंडीशन दिया है ना, इस कंडीशन से ये आ रहा है। तो फिर हमको जब एक्स पता ही नहीं है तो क्यों वहां पे दिमाग लगाना CM वाला फॉर्मूला वाले पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम।
12 13 सॉल्व करिए, 12 13। या ये भी सॉल्व करो, आई थिंक 10 भी सॉल्व करो, अच्छा 11 12 एंड 13 ये चारों सॉल्व करो।
यस, एनी आंसर्स प्लीज? कहाँ से तो स्टार्ट किया? 11 से स्टार्ट किया था, 10 में डाउट। 10 में डाउट है, चलो ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग अगर 10th को ही देखते हैं, चलो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग? स्टेटमेंट 1, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बोल रहा है कि क्या नाम है, स्पॉन्टे इंट्रोपी हमेशा सिस्टम का बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ सराउंडिंग बढ़ जाए, डेल्टा एस सिस्टम जो है जीरो भी रह सकता है, तो भी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। या सराउंडिंग का जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है वो सिस्टम के मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज से कम हो, तो हमेशा बढ़ेगा सिस्टम, ये कोई जरूरी नहीं है। और चूंकि ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हमको गिब्स फ्री एनर्जी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब भी हम स्पॉन्टेनिटी देखते हैं तो स्पॉन्टेनिटी टोटल का बात करता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सिस्टम तो फिर भी आप समझ जाएंगे, सराउंडिंग को समझना इतना आसान नहीं, इसलिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं, जहां सिस्टम को देखकर बता देते हैं कि डेल्टा जी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लेस देन जीरो है तो 100% जो है आपका प्रोसेस जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ऑलवेज जो लिख दिया यहाँ पे, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही हो जाता है, बट ऑलवेज वर्ड इसको इनकरेक्ट बना देता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वेदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल विल नॉट कॉज एनी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। सही बात है, सराउंडिंग दोनों ही केस में जीरो होगा। सिस्टम जो होगा जीरो होगा अगर रिवर्सिबल है तो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और सिस्टम जो है इसका एक फॉर्मूला आता है NR ln V2/V1, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में ये लगता है, ठीक है। तो वहां पे सिस्टम ग्रेटर देन जीरो आता है। वॉल्यूम अगर मान लो कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ही मान लो, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन एक तरह का क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सिस्टम जीरो और होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, ग्रेटर देन जीरो होगा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में, लेकिन सराउंडिंग दोनों ही केस में जीरो होगा, ये तो श्योर है। तो ये स्टेटमेंट जो था क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो हट गया, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट, अच्छा इस पर ऑप्शन भी दे दिया है, तो फिर करेक्ट क्या पूछा है? सीओ मॉलिक्यूल विल हैव रेसिडुअल एंट्रोपी एट 0 केल्विन। सीओ मॉलिक्यूल का रेसिडुअल एंट्रोपी होना, इसका मतलब क्या है जी, कि कुछ ना कुछ एंट्रोपी जो होगा उसका होगा। सही बात है, क्योंकि सीओ को हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं मान सकते हैं 0 केल्विन पे, ठीक है। वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन पे 0 केल्विन पे जीरो एंट्रोपी होता है। कोई और सीओ मॉलिक्यूल हो या कोई और गैस हो, उसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी, जिसको हम रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, वो होगा ही होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आया ऑप्शन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत। ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सही। ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ये गलत। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत। 2 and 3 आर करेक्ट। क्लियर है बात सबको? क्वेश्चन नंबर 10। कौन से सब्सटेंसेस यस को यस। परफेक्टली क्रिस्टलाइन कि मानते कोई हैं? नहीं है परफेक्टली क्रिस्टलाइन, कोई है ही नहीं। परफेक्टली ओके। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि कोई डिफेक्ट ना हो। सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स पड़ते हैं, तो डिफेक्ट्स तो हर हर जगह पे है। वो तो इसलिए तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फंडामेंटल लॉ दो ही है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जिसका कि कोई हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अवेलेबल नहीं है। बट थर्ड लॉ इज नॉट मतलब कि हाइपोथेटिकल लॉ बोलो, कि अगर होगा तो होगा। तो अगर यहाँ है ही नहीं, कोई कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है ही नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से, उस डिफेक्ट की वजह से रेसिडुअल एंट्रोपी आना ही है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन हैड ट्राइड क्वेश्चन नंबर 11? बी आ रहा था सर इसका। बी सर। हाँ सर, बी बॉम्बे, आ रहा है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस क्या बोला है, इंट्रोपी सिस्टम का बढ़ना चाहिए, इंट्रोपी सिस्टम का बढ़ना चाहिए। तो अगर हम इंट्रोपी बढ़ने की बात करें, ठीक है, तो इंट्रोपी यहाँ पे वही है कि गैस का मोल्स बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो पहला वाला तो सही है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इंट्रोपी कम होता है, पॉलीमराइज कर रहा है, आप डिसऑर्डरनेस को घटा रहे हैं, तो ये तो आपका इंट्रोपी डिक्रीज होगा। हमको इंक्रीज देखना है खाली। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन में जब आप देखते हैं तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही बात है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन भी जो है एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही ले लो आप, ठीक है। क्योंकि जब आप इरिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए लिखिएगा, ठीक है, तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए डेल्टा एस को क्या लिखिएगा, NCV
ln T2/T1 प्लस आप इसको क्या लिख देंगे, NR/ln और V2/V1, क्योंकि सब चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज हो रहा है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करिए। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन जब होगा तो तुमको पता है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है हीटिंग कॉज करता है, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। रिवर्सिबल होता तो 0 हो जाता, लेकिन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए केस 3 जो है सही है। कंडेंसेशन ऑफ H2O2 H2O वेपर टू गिव H2O लिक्विड, कंडेंसेशन में तो सही बात है, कंडेंसेशन में तो क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। और 5 बोल रहा है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन कब कैसा भी हो वो 100% स्पॉन्टेनियस है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सब्सटेंस हैज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन at its boiling point 300 Kelvin 3 kilojoule per gram. If molar mass of the substance is 40, then molar entropy change for condensation process क्या आ रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन। ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी आ रहा है ना, मैंने यस ही सर, सॉल्व ऑप्शन किया, सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है आज की क्लास में। क्वेश्चन 13 का क्या आ रहा है, the heat capacity of diatomic ideal ऑप्शन gas सी। subjected सी। to process such that at ऑप्शन सी। absolute temperature is proportional to cube of its volume is, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका, सी। 17R/6। किसका हाँ। किसका नहीं बना ये क्वेश्चन, मनस्वी तो तुम्हारा सही है आंसर, भार्गव, प्रभाव, साहू बना है कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। तो इसमें किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। टी वी क्यूब के प्रोपोर्शनल, टी को लिख दो केवी क्यूब, ठीक है, और इसको अगर आप पीवी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो पीवी के रिस्पेक्ट में टी को पीवी बाय क्या लिख देना, एनआर लिख देना, तो ये आ जाएगा PV-2 कांस्टेंट। उसके बाद तो कहानी तुमको पता है, फॉर्मूला लगाना है, CM=CV प्लस R/1 - X। जैसे ही लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 17R/6 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ -2 है। क्लियर बात? अरे क्लियर है सबको? यस। यस। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, 13 वाला भी। इधर कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन। 4 वाला बनाओ तो एक और, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। A real gas is subjected to an adiabatic process causing a change in state from this to this against a constant pressure of 4 bar. The magnitude of enthalpy change. Very easy question, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला क्वेश्चन। 1 लीटर बार को 100 मान लीजिएगा, 100 जूल। हो गया जी किसी का आंसर? कितना टाइम लगाओगे, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में इतना टाइम लग रहा है, जल्दी आंसर आ गया। क्यू का वैल्यू क्या है, 0 है। वर्क डन को क्या लिख दो, -PdV। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है, फाइनल प्रेशर दैट इज 4 बार। चेंज इन वॉल्यूम कितना ले लो, फाइनल इज 40, 40 - 50, 40 - 50, 40 - 50 कितना हो गया, 10 आ गया।
-10, तो ये आ जाएगा 40। वर्क डन निकाल लियो, डेल्टा एच निकाल लो। डेल्टा एच को क्या लिखोगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। ठीक है, तो तुम्हारा डेल्टा यू तो तुमको मालूम चल ही गया है। ठीक है, तो इसको पुट करो यहाँ पे, 40 प्लस डेल्टा पीवी तो पता ही है तुमको, क्या P2V2 माइनस P1V1। तो ये कितना आ जाएगा? P2V2 कितना दिया हुआ है? 40 5 200, 200 और ये दिया है 50 3 150, तो 50 बच गया। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 50 मतलब 90 लीटर बार। यानी आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस एक ये वाला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 9। हो गया जी? आंसर आ गया? क्या निकालना है इसमें? डेल्टा जी निकालना है ना? जल्दी जल्दी आंसर निकालो, बहुत लेट कर रहा है तुम लोग। चलो ठीक है, आंसर किसी का? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट चाहिए कैलकुलेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमको पता है डेल्टा जी का यहाँ पे जो वैल्यू है, डेल्टा जी नॉट प्लस क्या निकलेगा? RT ln Q। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको डेटा से डेल्टा जी नॉट निकाल लेना है। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, इस रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट क्या होगा आपका? 2 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ NO, क्योंकि N2 और O2 का तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो यानी कि ये कर लो 90.5 इंटू 2, इसका आ गया डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का कितना? 90 180 181 आ जाएगा। ठीक है,
और रिएक्शन का डेल्टा एस भी दिया हुआ है, एनओ का दिया हुआ है, बाकी दोनों का तो 0 है। तो 12.5 इंटू 2 कर लेना तो 25 आ जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है कितना, 25। यहां पुट करना, आंसर निकलेगा डेल्टा एच नॉट। फिर टेम्परेचर आपको पता है और डेल्टा एस नॉट आपको पता है, ठीक है। और क्यू का वैल्यू तुमको खाली निकालना है, तो क्यू का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर एनओ का, और फिर क्या लिख दोगे, पी एन टू और पी ओ टू, सबका डेटा दिया हुआ है, वैल्यू निकालो, पुट करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कितना आंसर आ रहा है इसका? सी आ रहा है मेरा ऑप्शन सी। 162। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, मेंस वेंस में एडवांस में ही पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी रहता है बस, और कुछ करना नहीं रहता, क्लियर कट आंसर रहता है। चलो ठीक है, अगला क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको लिए और है, इसका मैंने की भी नीचे में अटैच कर दिया है। तो इसको आप लोग, कुछ तो हम लोग कर लिए, कुछ आप लोग क्लास के बाद ही, डिनर करने के बाद बैठ जाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, एंडिंग द क्लास नाउ।